जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। अगर न्यूटन के गति के नियम की बात की जाए, इनका प्रतिपादन किसने किया था, तो जैसा कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही, न्यूटन ने ही दिए हैं। किसने? न्यूटन ने। अगर बात की जाए न्यूटन की गति के नियम किसने दिए हैं, तो न्यूटन साहब ने ही दिए हैं। ठीक। न्यूटन ने गति के टोटल 3 नियम दिए। पहला नियम, पहले नियम का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम। क्या है? जड़त्व का नियम। दूसरा नियम है, 2-3 नियम है, इसका और कोई नाम नहीं है। तीसरा नियम तृतीय नियम या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब हम बारी बारी से एक एक पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम नियम क्या है। न्यूटन साहब ने जो पहला नियम दिया है उसमें क्या बताया है इन्होंने कहा है कि जब कोई वस्तु, प्रथम नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि जब कोई वस्तु विरामा अवस्था में है, यानी एक जगह फिक्स है, तो हमेशा क्या रहेगी? वैसे ही फिक्स रहेगी। कभी वो गतिशील नहीं हो सकती है। कब तक नहीं हो सकती है? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और क्या कहा? यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यानी चल रही है, तो चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इनका कहने का आशय ये था कि यदि कोई वस्तु जो है गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी, स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। समझ में आई बात? तो ये हुई है गति, न्यूटन के गति के प्रथम नियम की परिभाषा। इसमें क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहले हम ये क्वेश्चन समझते हैं। जो बल के नियम की जो परिभाषा हुई है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? बल की परिभाषा जो है वो कहां से मिलती है? न्यूटन के पहले नियम से। बल क्या होता है? बल की परिभाषा ही न्यूटन के पहले नियम से मिलती है। तो यहीं पर तो बताया जाता, वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में, जैसे ही उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कोई बाह्य कार्य नहीं किया जाएगा तब तक वो विरामावस्था में रहेगी। जैसे उस पर कोई कार्य करेंगे तो क्या होगा? वो उस पर हम बल लगा देंगे। कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाह्य बल उसमें न लगाया जाए। तो यहां से एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से बनती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से बनती है। बात समझ में? कोई दिक्कत? और इसके उदाहरण भी बहुत आते हैं। तो उदाहरण हम सबसे पहले समझते हैं कि कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहला है, जैसे हम कभी बस पर अचानक बैठे रहते हैं। ठीक। पहला क्या है? बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर बस चलेगी। बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर जाना और जाना। अगर बस रुकती है तो कहां जाते हैं? आगे की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर जाना। बात समझ में आई? अगला लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांच में गोली मारने पर, कांच में गोली मारने पर छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर कांच चटक जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है ये थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कोई कांच है, कांच को क्या करते हैं, जैसे पूरी तरीके से रखा हुआ है, उस पे हम क्या मारते हैं? गोली मारते हैं। तो गोली की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि क्या होता है, जितने में वो पड़ेगा, जितने भी कांच के टुकड़े में वो पड़ेगा, उतने में वो क्या करेगा, उतने जो पार्टिकल होंगे कांच के, उनको लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक।
तो क्या होगा, गतिशील अवस्था में है तो क्या होगा, छेद करके चला जाएगा। और जब पत्थर क्या करेगा, जब हम पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, वो पहले तो टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, इधर उधर से कई जगह से चटक जाएगा। क्यों चटक जाएगा, क्योंकि उस पर पर्टिकुलर किसी एक चीज पर फोर्स नहीं लगता है, इधर उधर लगेगा, क्योंकि साइज में भी बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कंबल को किसी छड़ी से पीटने पर, कंबल को किसी छड़ी से पीटने पर धूल कणों का उड़ना। जैसे कोई कंबल है, कंबल पे क्या करते हैं, हम एक डंडे लें, डंडे लेने के बाद क्या करें, उसमें मारे तेज से, तो क्या होगा, हम देखेंगे क्या होता है कि उसमें धूल के पार्टिकल्स हमको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। पहले वो क्या होते हैं, विरामावस्था में होते हैं, जैसे ही हम उस पर बाह्य बल करते हैं, लगाते हैं, तो क्या होते हैं, उनके कण जो है ऊपर आने लगते हैं। बात समझ में। फिर अगला एग्जाम्पल एक और लिखो, पेड़ को हिलाने पर फलों का नीचे गिरना। जो फल क्या होते हैं, पहले विरामावस्था में होते हैं, जैसे ही पेड़ हिलाते हैं तो क्या होता है, उनके जो फल तो विरामावस्था में है, डाल क्या होगी, गतिशील अवस्था में होगी। जब डाल गतिशील अवस्था में होगी तो क्या हो जाएगा, वो विरामावस्था, वो गतिशील अवस्था में, वैसे ही क्या होंगे, वो टूट जाएंगे। ठीक, समझ में। ये एग्जाम्पल होते हैं। अब हम चलते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की तरफ। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम से क्या होता है, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे हम लिखते हैं F बराबर ma, जो F बराबर ma आया है ना, ये न्यूटन के द्वितीय नियम से ही आया है। कहां से आया है, न्यूटन के द्वितीय नियम से ही आया है। कैसे आया है, थोड़ा सा हम ये देखते हैं। हमें पता है, क्या पता है कि P बराबर क्या होता है, P बराबर mv। क्या होता है, P बराबर क्या होता है, mv होता है। ये क्या है, P संवेग है। क्या है, P संवेग ही तो है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले। ठीक, हमें पता है कि I बराबर क्या होता है, ये क्या है, ये हो गया हमारा संवेग, और I क्या होता है, आवेग होता है। बात समझ में आ रही। आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है F इंटू डेल्टा, फोर्स इंटू समय अंतराल, डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। हमें एक परिभाषा पता है कि जो संवेग में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। परिभाषा लिखो, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर। अगर हमें संवेग में परिवर्तन कराना है तो हमें क्या कराना होगा, v को परिवर्तित करना होगा। अगर संवेग में हमको क्या करना है, परिवर्तन करना होगा, तो क्या करना होगा, v को ही तो परिवर्तित कर सकते हैं। क्या द्रव्यमान आप बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। उसके लिए आपको वेग में परिवर्तन करना होगा। वेग में परिवर्तन करना होगा, मान लिया पहले v रहा हो, फिर v1 करना, v2 करना हो, v1 रहा हो, v2 करना हो, तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, m इंटू डेल्टा v लिख सकते हैं। समझ में एक बात। तो यानी कि जो संवेग में परिवर्तन ये हो गया है, यानी डेल्टा v, जब v से वो डेल्टा v हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। समझ में आ रही बात। जब ये डेल्टा v कहलाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। अब I के बराबर ये भी है और I के बराबर ये भी है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। तो जब दोनों बराबर हैं, तो जब लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी, यही तो होगा, कोई दिक्कत है ना। फिर क्या हो जाएगा, इस डेल्टा टी को इस साइड ट्रांसफर कर दें, तो m इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी।
हमें पता है क्या, वेग में जो परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर। तो यानी dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर क्या होगा, dv बाई dt। समझ में आ रही बात। तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, f बराबर m इंटू। ये इसी तरीके से ये जो फार्मूला है हमको मिलता है। पहले हम संवेग बराबर समझते हैं क्या होता है। संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर m इंटू वी। फिर आवेग का फार्मूला लिखते हैं। आवेग बराबर क्या होता है, F इंटू डेल्टा वी। आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन जो होता वही क्या कहलाता, हमारा आवेग कहलाता। तो संवेग में हमको परिवर्तन कराने के लिए किसमें, यानी कि उसके v यानी वेलोसिटी में परिवर्तन कराना होगा। हमने परिवर्तन कराया, उसको क्या कर दिया, डेल्टा v कर दिया है। परिवर्तन करने का मतलब है बदलाव करना, यानी पहले कुछ रहा हो फिर दूसरी सिचुएशन में कुछ रहा हो। हमने माना v1 था फिर v2 हो गया, तो क्या हो गया, वो डेल्टा v उसका हम परिणामी डायरेक्ट मान लेते हैं। फिर क्या होगा, जब ये है तो I है तो I बराबर होंगे दोनों, तो I दोनों तो साइड के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हमको F बराबर m यहीं से मिल जाता है। तो यही क्वेश्चन होता है, समझ में बात। एक पॉइंट और लिखो इसी में, अगर कहीं लिख दिया जाए, सीधे क्वेश्चन आता है, यदि संवेग को क्या कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए। संवेग क्या कर दिया जाए, क्वेश्चन लिखो, यदि संवेग को n गुना कर दिया जाए, संवेग को n गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि मतलब परसेंटेज में वृद्धि लिखो। तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, हम इसके लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%, इंटू 100%। समझ में ही बात, कितने परसेंट वृद्धि, यानी कि यदि क्या किया जाए, संवेग को n गुना कर दिया जाए, n गुना, तो ये जो हमारी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि। गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो क्या हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस का 1 इंटू 100%। अगर क्वेश्चन एक लिखो तो क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की गतिज, यदि किसी वस्तु का संवेग 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत। यदि हमने क्या कहा कि जो संवेग है हमारा p क्या कर दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए, यहां पे गुना न एक क्या कहा गया, परसेंट बढ़ा दिया जाए। जब परसेंट की बात की जाए तो इसको हम गुना में आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा समझो। यानी कहा जाए कि यानी 25% बढ़ा दिया गया तो पहले कितना रहा है, 100% रहा होगा। 100 में अगर 25% बढ़ा दिया गया है तो कितना कर दिया गया होगा, यानी 125% कर दिया गया होगा। भाई पहले 100% रहा है, फिर 25% बढ़ाया गया तो यानी कितना कर दिया गया, 125% कर दिया गया। अगर हम इसको गुने में निकालना चाहें तो यानी कि अगर पहले 100 रहा है तो कितना कर दिया गया है, 125 कर दिया गया। परसेंटेज थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। 100 रहा तो कितना कर दिया गया है, 125 कर दिया गया। तो हम एक गुना मान ले, एक गुना बराबर क्या होगा, यानी पहले 100 रहा तो 125 किया गया, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 125 बटे 100 ही तो होगा, यही तो होगा। तो इतने गुना कर दिया गया होगा, यानी अगर वो एक रहा होगा तो उसको 125 बटे 100 कर दिया गया होगा। समझ रही हो, तो यही इसका गुना हो जाएगा। तो अब फार्मूले पे सीधे रखते हैं, क्या होगा, n स्क्वायर माइनस का 1 इंटू 100%, यही तो होगा।
तो कितना कर दिया गया, 25% बढ़ाया गया, तो 25% को गुना में हम निकाल कितना हुआ 125/100, तो यानी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 125/100 का होल स्क्वायर माइनस का 1 इंटू 100%। समझ में? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं 25/16 लिख सकते हैं, माइनस का 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 इधर आएगा, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9/16%। 16 गुणे 100%। कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 60, 4 4 जा 60, 4 25 जा 100। समझ में ही बात? कोई दिक्कत है? अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बताओ। 25 नवैया होता है 225, कितना होता है 225/4। कोई दिक्कत है? अब हम इसको क्या लिखें, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा नहीं, जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, इसको हम भाग करेंगे सही, बट इतना परसेंट भी सही है, और इसको थोड़ा सा सही से लिख लिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। 25 4 पंचे 20, कितना बचेगा 2, 4 6 24, कितना बचेगा 1, यानी 56 सही 1/4% की वृद्धि होगी। किसमें? गतिज ऊर्जा में। समझ में? अगर 25% वो बढ़ाया गया है तो इसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी 56 सही 1/4%। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे चलें। अब आगे चलते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम में। न्यूटन के गति के तृतीय नियम में न्यूटन की गति के तृतीय नियम की बात किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तृतीय नियम। तृतीय नियम बोले तो एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का, ठीक। इनका न्यूटन साहब ने कहा कि यदि हम किसी भी वस्तु पर क्रिया करेंगे तो वो हमको क्या देगी, प्रतिक्रिया देगी। मतलब कहने का क्या हुआ कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये गांधी जी के रूल को फॉलो नहीं करता है। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था अगर कोई हमारे एक गाल पे मारे तो हमें दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है अगर आपको कोई एक मारे, जितनी स्पीड में मारे आप उतनी ही स्पीड में उसको वापस कर दीजिए। समझ में ही बात? तो ये गांधी जी के नियम को फॉलो नहीं करता। एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन साहब खतरनाक आदमी थे, तो इन्होंने ये कहा कि भैया अगर हमको कोई मारे तो जितना तेज मारे आप उतना ही तेज उसको वापस कर दीजिए। यही कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझते हैं कैसे? जैसे क्या होता है कि हम किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही वो वस्तु हमको क्या करेगी, रिटर्न करेगी। जैसे हम इस बोर्ड पर लगा रहे हैं, ठीक, अगर हम इस बोर्ड पर लगा रहे हैं, जितना बल हम लगा रहे हैं उतना ही ये बोर्ड हम पर भी लगा रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वस्तु क्या करेगी, चलना स्टार्ट कर देगी। समझ में? जैसे ये पेन है, अगर इस पर हम जितना बल लगा रहे हैं, अगर ये भी इतना बल लगाए, इतना ही बल लगाए, तो ये वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी। तो कोई वस्तु तभी आगे बढ़ेगी जब आप जितना उस पर बल वो जितना आप पर बल लगाए, आप जितना उस पर बल लगाओ, आपका बल यदि ज्यादा है तो क्या होगी, वो वस्तु आपकी तरफ चलेगी, आप जिस ओर भी मोशन कराना चाहेंगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बात की जाए तो इसके उदाहरण की सबसे बात करते हैं, ठीक। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के उदाहरण लिखो सबसे पहले। इसकी परिभाषा अगर लिखनी है तो लिख सकते हो, जब किसी वस्तु पर इस नियम के अनुसार जिस प्रत्येक क्रिया के बराबर या फिर जिस वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वो वस्तु उतना ही वापस करती है, या फिर प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु
प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जिधर हम लगा रहे हैं उसके अपोजिट। परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही न्यूटन साहब का तृतीय नियम है। अगर बात की जाए एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, बंदूक से गोली मारने पर झटका लगना। जब हम बंदूक से क्या करते हैं, गोली चलाते हैं, तो क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। समझ में ही बात। फिर अगला क्या है, जल में तैरना। बंदूक से गोली मारने पर, बंदूक से गोली मारने पर झटका लगना, नंबर 1। नंबर 2 तैरना, नंबर 3 रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट का आगे बढ़ना। आकाश में पक्षियों का उड़ना, आकाश में पक्षियों का उड़ना। समझ में आ? और एक एग्जांपल और क्या होती है, जैसे हम कुएं से क्या करते हैं, पानी खींचते हैं। जब कुएं से पानी खींचते हैं, कभी कभी क्या होता है, अचानक रस्सी टूट जाती है। तो रस्सी टूटेगी, जितनी स्पीड में रस्सी टूटने के बाद बाल्टी नीचे कुएं में गिरेगी, उतनी ही स्पीड में आप पीछे की ओर गिरोगे। जितना उसने एक्शन किया उतना आपने रिएक्शन, जितना आपने रिएक्शन दिया उतना उसने एक्शन किया। समझ में ही। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हम क्या करते हैं, कभी नाव के किनारे जाते हैं, नाव पे खड़े हैं, नाव में बैठे हुए हैं। जब नाव किनारे पर आती है तो क्या होता है, हम उससे जंप मार के बाहर आते हैं, ठीक, कूदते हैं ना। तो जितनी स्पीड में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखा होगा नाव भी उतनी स्पीड में क्या होती है, पीछे की ओर चली जाती है। समझ में, ठीक। तो ये हुआ क्या, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को और किस नाम से जाना जाता है? हमने बताया था, नहीं बताया था अभी, लिखो, थोड़ा सा पीछे छूट गया। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को और क्या बोलते हैं, जर्क का नियम या फिर झटके का नियम। क्या बोलते हैं, जर्क का नियम या झटके का नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम पर चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी। और द्वितीय नियम क्या होता है, इसको बोलते हैं जर्क का नियम या फिर झटका का नियम। जर्क भी बोल सकते, ठीक। जर्क का नियम कैसे होता है, इसका उदाहरण एक लिया जाता है। उदाहरण लिया जाता है, कौन सा उदाहरण ये लिया जाता है कि जैसे कोई वो है, खिलाड़ी है। खिलाड़ी क्या करता है, कैच पकड़ता है। कैच पकड़ते समय क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। जब भी वो कैच पकड़ेगा तो क्या करेगा, अपने पीछे की ओर खींचेगा, हाथ को पीछे की ओर। ये क्यों करता है, यानी जर्क के नियम से ही रिलेटेड। मतलब चोट से बचने के लिए वो क्या करता है, अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है। समझ में ही बात। जब क्या होती है, गेंद जितनी स्पीड से आएगी जैसे ही वो कैच करेगा, कैच करने के बाद क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे क्या करे, उसको जर्क कम लगे, यानी झटका कम लगे, चोट उससे कम लगेगी। समझ में ही बात। तो ये उदाहरण हो गया। अब इसका लास्ट पॉइंट आप लिखिए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। लिखिए, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण, इसकी डिफिनेशन लिखिए, यदि किसी निकाय में परिवर्तन हो रहा हो, यदि किसी निकाय में परिवर्तन हो रहा हो
लेकिन बाह्य बल अनुपस्थित हो, लेकिन बाह्य बल अनुपस्थित हो। क्या कह रहा है? निकाय में क्या हो रहा हो? परिवर्तन। निकाय में परिवर्तन। अगला पॉइंट कह रहा है बाह्य बल अनुपस्थित। क्या हो? अनुपस्थित। तो क्या होगा उस वस्तु का? तो इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। इस स्थिति में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित, कुल संवेग संरक्षित। समझिएगा थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई निकाय में क्या हो रहा हो? परिवर्तन हो रहा है। निकाय का मतलब ये होता है कोई एक सिस्टम, ठीक, उसमें जब परिवर्तन हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि अपने अंदर ही वो परिवर्तन कर रहा हो। जैसे निकाय का मतलब समझिएगा, जैसे ये कमरा है, एक ये निकाय है पूरी तरीके से। इनमें अगर बाहर से कुछ ना किया जाए, मतलब बाहर से कुछ ना लाया जाए, तो ये एक क्या हो जाएगा? निकाय हो जाएगा, जो अपने अंदर ही काम करे। यहाँ हम लोग क्या करते हैं? खाना वगैरह जैसे बनाते हैं, सारे पढ़ाई करते हैं, तो ये क्या है? एक निकाय सिस्टम है पूरी तरह। आप घर में हैं, घर एक पूरा क्या हो जाएगा? एक निकाय हो जाएगा, ठीक। तो कहा गया है कि निकाय में परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन क्या हो? बाह्य बल अनुपस्थित हो, मतलब बाहर से कोई काम ना करने आया। तो इस स्थिति में क्या होगा? संवेग संरक्षित रहेगा। समझो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एक बम है। क्या है? बम है, ठीक। बम क्या होता है? जब बम को क्या करते हैं, कहीं पर रखते हैं, तो क्या होता है? फटता है। क्या उस पर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं? क्या हम उस पर बैठने जाते हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं। वो आता है, चुपचाप पड़ा रहता है, थोड़ी देर बाद देखता है इधर उधर, माहौल ठीक ठाक है, क्या होता? अपने आप फट जाता। समझ में ही बात? तो क्या होता है कि ये इसमें किसी ने कोई कार्य किया? किसी ने कुछ कार्य नहीं किया, और ये अपने आप में क्या हुआ? फट गया। तो इस स्थिति में क्या होगा? एक संवेग इसका, इसके बम के अंदर ही एक निकाय बना लेता है। समझ में? तो क्या होगा? इस स्थिति में इसका टोटल संवेग जो होगा संरक्षित होगा। समझ में ही बात? तो ये हमने क्यों लिखाया? जो न्यूटन का तृतीय नियम है, पॉइंट लिखिए, मेन पॉइंट ये कहने का, जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है। जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, समझ में आया संवेग संरक्षण क्या होता है? चलो इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं तो अच्छे से और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, एक बंदूक का द्रव्यमान एक बंदूक का द्रव्यमान लिखो आगे 2 केजी है। क्या है? 2 केजी है। तथा गोली का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान कितना है? बंदूक का द्रव्यमान 2 केजी। गोली का द्रव्यमान तथा गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम है। कितना है? 15 ग्राम है। यदि गोली को 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से छोड़ा जाए, 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से छोड़ा जाए तो बंदूक पीछे कितनी स्पीड से जाएगी? तो बंदूक कितनी स्पीड से पीछे आएगी?
समझ में है क्वेश्चन? अगर जैसे हम बंदूक गोली चला रहे हैं तो क्या उसमें कोई संवेग मतलब बाह्य बल लगेगा? हाँ, बाह्य बल कोई लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताओ भाई? लगेगा, बाह्य बल उसमें तो लगेगा। बंदूक का जब तक खटका नहीं दाबोगे तब तक क्या होगा? बाह्य बल लगाए हो ना उसमें। लेकिन क्या गोली के अंदर लगाने जाते होगा तो कैसे लगा? देखो, बंदूक के गोली और बंदूक का सिर्फ पूछा जा रहा, तो हमने क्या किया है, हमने बंदूक में थोड़ी लगा दिया। बंदूक के हम गोली को आगे ठेलने गए क्या? ऐसा तो है नहीं। हमने क्या किया, सिर्फ खटका दबाया है। तो बंदूक क्या होती है? आगे, गोली उसकी क्या होती है? आगे निकलती है। जितना उसके अंदर सिस्टम फिर बन जाता है, तुरंत उसके अंदर एक सिस्टम बन जाएगा, निकाय बन जाएगा। तो जैसे ही क्या होगी, वो आगे बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, बंदूक को पीछे की ओर फेंकेगी। तो इसी वजह से कहते हैं जब बंदूक के से गोली लगाते हैं तो क्या होता है, झटका पीछे की ओर लगता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम का एग्जाम्पल भी बताए थे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों का क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगेगा। यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, पहली स्थिति का संवेग यानी m1v1, इसको हमने क्या मान लिया, बंदूक का m1 है, वेग v1 है, इसका वेग 2v2 है, इसका वेग क्या है, बराबर m2v2। मतलब जितनी तेज से बंदूक का द्रव्यमान और उसका जो पीछे आने का वेग होगा उसका गुणनफल, और जो गोली के आगे जाने का वेग और गोली का द्रव्यमान, दोनों का गुणनफल सदैव क्या होगा, बराबर होगा। यही हमारा क्या कहता है। अब समस्या ये है कि देखो, एक चीज हम यह समझते हैं कि जैसे बंदूक का द्रव्यमान कितना बताया गया है, 2 kg है। यहाँ kg है, यहाँ ग्राम है। या तो आप इसको kg बना लें या फिर इसको ग्राम बना लें। तो क्या ज्यादा आसान है, किलोग्राम बनाना ज्यादा आसान है या फिर kg बनाना आसान? तो हम क्या करते हैं, इसको kg में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15.10⁻³ kg हो जाए। ये चीज पता है कैसे हुआ कि नहीं, कैसे समझते हैं थोड़ा। 1 kg बराबर क्या होता है, कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 kg। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ kg। 10⁻³ इसको लिख सकते हैं। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे, बताएं इसके पहले क्या होता है, ये माइनस में हो जाएगा। तो जब माइनस में हो जाएगा तो यहां से पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब लगाते हैं फार्मूला। m1 यानी 2, v1 आपको ही फाइंड करना है। ठीक, v1 क्या करना है, आपको फाइंड करना है। फिर आगे बात की जाए m2 का मान कितना है, 15 × 10⁻³ गुणे v2 का मान आपको पता है, क्या लिखा हुआ है, 200। ठीक, आपको इसको फाइंड करना, तो इसको क्या करें, इस साइड भेज दें। यानी v1 बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 10⁻³ गुणे 200 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100। ठीक, जब 100 से इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻1 होगा। -1 यानी नीचे लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 15/10। इसको जब भाग देंगे कितना आएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यानी जो बंदूक का पीछे आने का वेग होगा वो क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? आगे चले। तो ऐसे ही क्वेश्चन लगेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।